नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। तो आज करंट अफेयर्स आ गए हैं, 29 मार्च तारीख है। इसमें डिटेल है, आपके वन लाइनर हैं और क्विज हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ क्या है। सबसे पहली न्यूज़ है आपकी कि 2019 के लिए टेम्पल्टन प्राइज मार्सले ग्लाइसर को प्रदान किया गया है। हाल ही में ब्राजील के भौतिक एवं खगोल शास्त्री मार्सले ग्लाइसर को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के विजेता को 1.4 बिलियन डॉलर के इनाम स्वरूप प्रदान किए जाते हैं और मार्सेलो ग्लाइसेटर टेम्पल्टन प्राइज को जीतने वाले पहले लैटिन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए न्यूज़ बन सकती है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है कि टेम्पल्टन प्राइज किसको दिया गया है इस साल। तो मार्सेलो ग्लाइसर को ये प्रदान किया गया है। टेम्पल्टन प्राइज आपके भौतिक विज्ञान और खगोल यानी कि एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स में जो भी बेहतरीन काम करते हैं उस साल उनको दिया जाता है। और जो आपके ये हैं टेम्पल्टन प्राइज पाने वाले मार्सेलो ग्लाइसर, ये लैटिन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और टेम्पल्टन प्राइज प्रतिवर्ष किसी जीवित व्यक्ति को प्रायोगिक कार्य द्वारा जीवन के आध्यात्मिक आयाम के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना जॉन टेम्पल्टन ने 1972 में की थी और इसका जो प्राइज मनी है वो है 1.4 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और ये ब्राजील के जो है उनको मिला है। एक है दवा एवं क्लिनिकल ट्रायल नियम। तो इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है। 2019 में एक नया अधिनियम आया है क्लिनिकल ट्रायल के नियम। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में दवा व क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 में एक अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य देश में क्लिनिकल अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नए नियमों के तहत भारत में निर्मित दवा के लिए आवेदन को मंजूरी लेने के लिए समय सीमा को 30 दिन कर दिया गया है, जबकि विदेश में निर्मित दवा के लिए यह समय सीमा 90 दिन है। नए नियमों के अनुसार यदि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोई संपर्क नहीं किया जाता तो आवेदन को स्वीकृत मान लिया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मृत्यु, स्थायी अपंगता, अन्य चोट के मामलों की क्षतिपूर्ति के मामलों में निर्णय ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा दिया जाएगा। यदि दवा अन्य देशों में मान्यता प्राप्त है तथा DCGI द्वारा सुनिश्चित देशों में बेची जाती है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में है क्या, आप सबको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी आप मान लीजिए दवा के मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई मेडिसिन बनाते हैं तो उसको सबसे पहले आपको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है कि आप इस दवा को भारत में बेच सकते हैं। तो उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल यानी कि वो दवाओं का जानवरों के ऊपर प्रयोग किया जाता है। और उन दवाओं को प्रयोग कौन करता है, उन दवाओं को जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कौन करता है, ये DGCI करता है। और फिर अगर वो पाता है कि हाँ इस दवा से कोई हार्मफुल नहीं है, यानी कि ये दवा नुकसानदायक नहीं है, तो वो उसे बाजार में उतार सकता है और उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। तो DGCI ने, अभी तक ये होता था, कभी कभी 6-6 महीने लग जाते थे, लेकिन अब ये समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 30 दिन के अंदर DCGI को, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, दवा के बारे में बताना होगा कि वाकई में वो सुनिश्चित हुई है कि नहीं हुई है। अगर 30 दिन के अंदर वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं तो दवा के ऊपर जो भी आपका प्रयोग चल रहा था उसको सफल मान लिया जाएगा और उसको दवा को स्वीकृत कर दिया जाएगा मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन विदेश से अगर कोई दवा आती है, विदेश में कोई दवा निर्मित की गई और भारत में उसे बेचना है तो वो 90 दिन के लिए आपको, उसका जो टाइम पीरियड है वो 90 दिन का है। यदि दवा अन्य देशों से मान्यता प्राप्त है तो DCGI द्वारा सुनिश्चित देशों में बेची जाती है, यानी जहां पे DCGI का ऑथेंटिकेशन है उन देशों में अगर बेची जाती है तो उसे भारत में दोबारा पंजीकृत करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, दवा एवं क्लिनिकल ट्रायल नियम के अनुसार ये कितने दिन का हो गया है, वो 30 दिन का हो गया है और विदेशी दवाओं के लिए आपका 90 दिन का हो गया। ठीक, अगली जानकारी पे चलेंगे। अगली जानकारी है, पेंटागन ने सीमा दीवार के लिए $1 अरब की राशि की मंजूरी दे दी है। $1 अरब की राशि की मंजूरी दी। तो यहां पर आपको देखिए करना क्या, जानना क्या है कि पेंटागन, आप जैसा को पता है कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक दीवार बनाई जा रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था कि वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक दीवार बनाएंगे। इस दीवार के तहत, इस दीवार के थ्रू, मतलब जो ये दीवार नहीं है, बॉर्डर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर आवागमन बहुत होता है अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, जिसके जरिए बहुत सारे मादक पदार्थ और नशीले दवाई अमेरिका में आ जाती हैं, जिसके ऊपर काफी समय से रोक की मांग की जा रही थी। अब वो उन्होंने एक दीवार बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और जिसके लिए पेंटागन, यानी कि जो आपका अमेरिका का सुरक्षा सचिव है, यानी कि जो आपका सेक्रेटरी, जो आपका सिक्योरिटी ऑफिस है पेंटागन जिसका नाम है, वो उसका जो पूरा शेप है वो बिल्डिंग पेंटागन के फॉर्म में बनी हुई है, इसलिए उसका नाम पेंटागन रखा गया है। तो अमेरिकी रक्षा कार्यालय पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की मांग के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी है। होमलैंड सुरक्षा विभाग के पेंटागन को 92 किलोमीटर तक 5.5 मीटर ऊंची दीवार बनाने तथा सड़कें सुधारने और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा है। तो अभी हाल ही में कितने करोड़ डॉलर के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी? $1 अरब के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है।
ये दीवार कहां बन रही है? अमेरिका और मैक्सिको। मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने एक और स्वर्ण पदक जीत लिया है, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है एशियाई एयरमैन चैंपियनशिप में। दोनों 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल चलाते हैं और इसके जरिए अभी हाल ही में इन्होंने एक और स्वर्ण जीता था और अभी यहाँ पे इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 27 मार्च 2019 को ताइपे के ताओयुआन में चल रही 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड बनाया और बाद में इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। क्वालिफिकेशन में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने मिलकर 784 अंक बनाए तथा रूस की वितालीना बात सरास्किना और आतर्म चेरनोसोव के 5 दिन पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है। 784 अंक अभी तक किसी ने नहीं बनाए हैं और यह विश्व रिकॉर्ड है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 5 टीमों के फाइनल में 484.8 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जब मैं यहाँ स्क्रीन से हट जाता हूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं हटता हूं यहाँ से। तो इससे ठीक 1 महीने पहले उन्होंने दिल्ली में इस स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। कोरिया की हांग सियोन गुन तथा किम मोज की जोड़ी ने 481.1 अंक के साथ रजत पदक और ताइपे की चिया इंग ने कोउआन तिंग ने 413.3 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अनुसार इस स्पर्धा में भाग ले रही दूसरी भारतीय जोड़ी अनुराधा और अभिषेक वर्मा ने भी फाइनल में जगह बनाई, लेकिन उन्हें 372.1 अंकों के साथ चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। तो अभी आपको ध्यान रखना होगा क्या कि मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने कहां पे विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? एशियाई एयरगन चैंपियनशिप। ये कहां चल रही थी? ये आपकी चल रही थी ताइपे के ताओयुआन में चल रही थी। कौन सी थी? 12वीं। इतना ज्यादा डिटेल आपको इतना अगर आप ध्यान रख पाते हो तो इतना ही डिटेल आपके लिए पर्याप्त रहेगा, बाकी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली जानकारी है पीएनबी के ऊपर लगाया है आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना स्विफ्ट के उल्लंघन। स्विफ्ट SWIFT स्विफ्ट एक मैसेजिंग पोर्टल है जिसका उपयोग बैंकिंग करती है, यानी कि जब आप कोई पैसा निकालते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है, जब आप कोई पैसा इंटर करते हैं क्रेडिट करते हैं तो आपके पास फिर मैसेज आ जाता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो मैसेजिंग आ जाती है। और इस मैसेजिंग का दुरुपयोग किया था पीएनबी की जो अधिकारी, पीएनबी के जो ब्रांच मैनेजर थे, जिसके जरिए उन्होंने वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने रुके हाँ ये जो सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग का आरोप है, क्योंकि उन्होंने पीएनबी पर वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाले सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग का आरोप है, क्योंकि इन्होंने दरअसल आरबीआई ने स्विफ्ट परिचालन के संदर्भ में नियामकी निर्देशों के अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपने सुना होगा कि नीरव मोदी पकड़े गए हैं और उनके मामा जो है मेहुल चौकसी, ये पीएनबी का लगभग 14,000 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं और 14,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था इन कंपनी ने और उन्होंने उसको चुकाया नहीं और डिफॉल्टर, और ये जो लोन लिया गया ये फर्जी तरीके से लिया गया था। तो फर्जी तरीके से लेने के लिए स्विफ्ट जो प्रणाली है उसका दुरुपयोग किया गया और उसको गलत तरीके से यूज किया गया, जिसकी वजह से आरबीआई ने उनके ऊपर एक 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट वैश्विक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने वाले लेन देन में किया जाता है। पीएनबी में आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी द्वारा किए गए 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में इसी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया गया था। तो किस पर जुर्माना लगाया गया? पीएनबी पे। क्यों लगाया गया? स्विफ्ट का दुरुपयोग करने की वजह से। अगली जानकारी है मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु भारत और इंडोनेशिया के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों यानी नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते से मादक पदार्थ और नशीले पदार्थों के ऊपर रेगुलेशन लगाए जाएंगे और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी। यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। गौरतलब है कि भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियों, सहमति पत्रों और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुसार मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों तथा मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में सहयोग बढ़ेगा। इस सहमति पत्र के तहत सहयोग में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों और अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में दोनों देशों के राष्ट्रीय विधान के मौजूदा वैधानिक औजारों पर आधारित विवरण का आदान प्रदान करना, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही तथा अनिवार्य रसायनों, धन शोधनों के काम में शामिल लोगों की पहचान करने की दृष्टि से नियंत्रण, वितरण, संचालन के इस्तेमाल में एक दूसरे को अनुमति देना और सहायता देना शामिल है। काफी बड़ी न्यूज हो गई, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। समझना क्या है, मैं आपको जो बता रहा था, आपने अब तक आपने स्लाइड पूरी तरह से पढ़ ली होगी, एक बार पढ़ जरूर लिया करिए, बाकी समझा तो मैं देता ही हूँ। देखिए, भारत और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो दोनों लगभग करीबी देश हैं।
दोनों काफ़ी संस्कृति में भी मेलजोल खाते हैं और काफ़ी आपको ये पता होगा कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक ऐसा वीज़ा चलता है जो बहुत ही साधारण है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की जो शरणार्थियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडोनेशिया पूरे विश्व में अपने मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिकता है, जिसकी वजह से इसकी तस्करी सीधे सीधे भारत में की जा रही है। बहुत सारे ऐसे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक नियमन के लिए मंजूरी दे दी गई है कि अब जो भी आप डेटा लेंगे, यानी कहाँ पे मादक पदार्थ है, वो कहाँ से आ रहा है, किसको जा रहा है, इस पूरी घटना चक्र की पूरी जो सिस्टम है, इस पूरे के बारे में सब जानकारी आपस में एक दूसरे से साझा के लिए अभी किससे समझौता हुआ है? भारत और इंडोनेशिया। तो नशीले पदार्थों को लेकर जो समझौता हुआ है वो अभी हाल ही में किसके साथ हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के साथ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली जानकारी पे चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है टीबी मलेरिया का पता लगाएगा आईआईटी दिल्ली का एआई सिस्टम। एआई सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गूगल का डीएनए कहा जाता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है, कब किया है? जब आप कहते हैं ना कि एटीएम नियर बाई मी, तो गूगल कुछ उसको करता है, यानी कि वो आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है और उसको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, यानी अपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पता लगाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किसी रोबोट के अंदर मानवीय चीजों को डाल देना, मानवीय संवेदनाओं को डाल देना, या कुछ इस तरह से डाल देना कि रोबोट अपनी सूझबूझ के तहत काम कर सके। ऐसी चीजें आपने पिक्चरों में देखी होंगी, टर्मिनेटर वगैरह देखा होगा तो उस पर देखा होगा। फिलहाल अभी ऐसा ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया, यानी अगर किसी के अंदर टीबी होगा या मलेरिया होगा तो उसको वो पता लगा लेगा। और ये खोज किसने की है? ये खोज की है आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित किफायती और कम ऊर्जा खपत करने वाला डिवाइस बनाया है जो मलेरिया, टीबी और सर्वाइकल कैंसर के मिलीसेकंड में पता लगा सकता है। आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनन सूर्य और उनके शोधार्थियों की टीम ने इसे तैयार किया है। इस पोर्टेबल डिवाइस को जैविक नमूनों में सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह शोध न्यूरोमॉर्फिक प्रणाली बनने पर केंद्रित है, जिसका प्रयोग सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु किया जाएगा, जहां मानव विशेषज्ञों की पहुंच सीमित है। स्वास्थ्य सेवा तथा निदान संबंधी अनुप्रयोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रारूप के कई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो अभी हाल ही में जो सबसे बड़ी खोज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसकी वजह से 3 वैज्ञानिकों को अभी सम्मानित भी किया गया था हाल ही में। लेकिन वो खुद वैज्ञानिक भी डर रहे थे कि अगर उन्होंने इस चीज़ को कहीं दुरुपयोग में चली गई तो ये खराब हो सकती है, लोग अपनी सेनाएं इससे बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी जो बातचीत है वो ये है कि आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है टीबी, मलेरिया और सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए एक छोटी सी डिवाइस डेवलप की है, जिसको अगर शरीर के अंदर डाल दिया जाएगा तो वो पता लगा देगा, वो पूरी तरीके से बता देगा कि हाँ आपको टीबी है या आपको मलेरिया है या आपको सर्वाइकल है। टीबी की बात करें तो टीबी आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया भी परजीवी है, मलेरिया का भी परजीवी होता है। सर्वाइकल कैंसर अक्सर इस वजह से होता है जब आपकी बोन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वहां पर जहां मेरुदंड होता है आपका, उसमें थोड़ा थोड़ा हड्डियों की जो उनके बीच में परत होती है उसमें थोड़ा सा घिसाव आ जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आर्टिफिशियल सिस्टम जिसने अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है जो टीबी और मलेरिया का पता लगाएगा, वो किस संस्थान द्वारा बनाया गया, तो वो आपके आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया। अगली जानकारी में है आपके स्कॉट वॉकर। आपने इनके गाने वगैरह सुने होंगे, एक्सपेरिमेंटल पॉप हीरो थे, ये अभी हाल ही में गुजर गए हैं। 20वीं शताब्दी के सबसे नवीन और स्थायी गीतकारों में से एक स्कॉट वॉकर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वॉकर ब्रदर्स के ग्रुप में पहली बार 1960 के दशक में मध्य में वॉकर पहली बार प्रसिद्धि में आए थे। प्रशंसित एकल एल्बमों की एक स्ट्रिंग बनाने से पहले स्कॉट 2, स्कॉट 3 और स्कॉट 4 को सबसे साहसी और अलग युग के पॉप एल्बम के रूप में जाना जाता है। तो अभी हाल ही में एक पॉप हीरो जिनका अभी निधन हो गया, वो कौन थे? उनके स्कॉट वॉकर थे। ठीक है, अगली जानकारी पे चले। तो अगली जानकारी है इसरो लॉन्चेज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका। तो युविका किसका प्रोग्राम है? युविका इसरो का प्रोग्राम है, और इसरो जो है वो इसरो के जो अभी हाल फिलहाल में निदेशक डायरेक्टर वो के सिवान है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरकार के दृष्टिकोण जय विज्ञान जय आनंद, सरकार के दृष्टिकोण जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, यहां पर होना चाहिए था जय अनुसंधान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान के साथ स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम या युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका।
कार्यक्रम मुख्य रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से युवा लोगों को अंतरिक्ष गतिविधियों के उभरते क्षेत्रों में उनकी रुचि जगाने के इरादे से है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि इसरो जो है वो चाहता है कि कुछ ऐसे बच्चों को जानकारी मिले जिन्हें अंतरिक्ष के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसने एक युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको युविका कहा जा रहा है। यू है युवा से, वैज्ञानिक से वी हो गया और फिर उसके बाद का यानी कि कार्यक्रम। तो यहाँ युविका प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो इसरो के द्वारा, और ताकि जो बच्चे हैं उनकी अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि बढ़ सके। एक और मृत्यु समाचार है, मलयालम राइटर एंड पोएट असिता पासेज अवे। मशहूर मलयालम लेखिका और कवयित्री असिता का कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद त्रिशूर में 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह असंख्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता थी और उनमें पद्म राजन पुरस्कार, दाट गाथा, ललितांबिका अंतरजन्म पुरस्कार 1994 और एडिसरी अवार्ड भी शामिल है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती, हर रोज नई न्यूज़ निकालना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको करंट अफेयर थोड़ा उतना मजा ना दे, तो कभी कभी आपको चीज़ों को उसी तरीके से ले जाना चाहिए। जैसे आज का करंट अफेयर्स हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वो डिटेल में नहीं लेके क्या हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा काम वगैरह रहता है, तो इससे परेशान मत होइएगा। करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा, न्यूज़ आपको जरूर मिलती रहेगी, भले ही मुझे कितना भी जरूरी काम क्यों ना आए। चलिए अब हम वन लाइनर की बात कर लेते हैं। वन लाइनर की बात करें दोस्तों, तो आज के वन लाइनर है, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित टेम्पल्टन प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वो है मार्सेलो ग्लेशियर। मार्सेलो ग्लेशियर हाल ही में नए नियमों के तहत भारत में निर्मित दवा के लिए आवेदन को मंजूरी देने के लिए समय सीमा को कितने दिन कर दिया गया है? तो भारत में निर्मित दवा के लिए क्लिनिकल अधिनियम 2019 लाया गया है, जिसके लिए 30 दिन में आपको दवा का पता चल जाएगा कि हाँ वो बाजार में आएगी कि नहीं आएगी। हाल ही में अमेरिकी रक्षा कार्यालय पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की मांग के लिए कितने डॉलर देने की मंजूरी की है? तो उन्होंने $1 अरब देने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने यहां पर अपना 782 अंक प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक पर यह जुर्माना उन स्विफ्ट एक जो मैसेजिंग पोर्टल है, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, उसका दुरुपयोग करने के लिए लगाया है। हाल ही में भारत ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दे दी? तो उन्होंने अभी हाल ही में इंडोनेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस आईआईटी का एआई सिस्टम टीबी मलेरिया का पता लगाएगा? तो वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने एक सिस्टम विकसित किया है, एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो कि ये बता देगा कि टीबी, मलेरिया, सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपको बता देगा। हाल ही में 20वीं शताब्दी के किस सबसे नवीन और स्थायी गीतकारों में से एक का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो है आपके स्कॉट वॉकर। स्कॉट वॉकर का भी हाल ही में निधन हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरकार के दृष्टिकोण जय विज्ञान जय अनुसंधान, यहां पे लिख लीजिएगा अनुसंधान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये युविका का टैगलाइन है, के साथ स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया है जिसे बोला गया युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि युविका। हाल ही में किस मशहूर मलयालम लेखक का 63 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वो है आसिता। ये कैंसर से पीड़ित थी और काफी लंबी लड़ाई के बाद इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों अब बारी है क्विज की। चलिए बात करते हैं क्विज के बारे में। सबसे पहला, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित टेम्पल्टन प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया? तो वो है मार्सेलो ग्लेशियर। ब्राजील के मार्सेलो ग्लेशियर को, एक ये भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्री हैं, इनको अभी हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में नए नियमों के तहत भारत में निर्मित दवा के लिए आवेदन को मंजूरी देने के लिए समय सीमा को कितने दिन तक कर दिया गया है? पहले ये समय सीमा कुछ नहीं थी, अब लेकिन इसको निश्चित कर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर आपको दवा की रिपोर्ट बतानी होगी कि उस दवा को आपने पास किया है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो डीजीसीआई यानी कि ड्रग कंट्रोल गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो हाल ही में अमेरिकी रक्षा कार्यालय पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने की मांग को कितने डॉलर देने की मंजूरी दी है? तो वो उन्हें $1 अरब की मंजूरी दी है कि $1 अरब दिया जाएगा ताकि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो दीवार बन रही है उस पर लाइटिंग व्यवस्था हो सके। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया है आपकी एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में। मनु भाकर, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है? तो उन्होंने पीएनबी पर नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी की मदद करने में स्विफ्ट मैसेजिंग पोर्टल यानी स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज्यादा लोन दिया जा सकता है। उनको 14,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है।
हाल ही में भारत ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर मंजूरी दी है? तो हाल ही में इंडोनेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस आईआईटी का एआई सिस्टम टीबी मलेरिया का पता लगाएगा? तो आईआईटी दिल्ली का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ये पता लगाएगा। आईआईटी दिल्ली ने एक पोर्टेबल डिवाइस डिस्क बनाई है जो न्यूरोफॉर्मिक फॉर्म में है और उसके जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि किसी व्यक्ति को टीबी है या मलेरिया है, तो उसकी जांच तुरंत की जा सकेगी। हाल ही में 20वीं शताब्दी के किस सबसे नवीन और स्थायी गीतकारों में से एक का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो है स्कॉट वॉकर। स्कॉट वॉकर ने अपनी 20वीं शताब्दी में शुरुआत की थी और काफी फेमस पॉप सिंगर थे ये, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरकार के दृष्टिकोण जय विज्ञान जय अनुसंधान, यहां पे अनुसंधान लिख लीजिएगा, जय अनुसंधान, ये युविका का टैगलाइन है, किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो वो है युविका। युवाओं को इसरो जो चाहता है अंतरिक्ष में उनकी रुचि पैदा कर सके ताकि नए नए वैज्ञानिक निकल सके, इसलिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें कई सारी प्रतियोगिताएं होंगी जो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई होंगी। हाल ही में किस मशहूर मलयालम लेखक का 63 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वो है असिता। असिता जी का अभी हाल ही में 63 साल की उम्र में निधन हो गया। और इस तरह से आज की ये करंट अफेयर्स खत्म होते हैं और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।